हेलो एवरीवन, एसकेडी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। भारत विश्व गुरु बनने की राह पर आगे है, लेकिन ये जो अमेरिका इजराइल युद्ध चल रहा है, ईरान युद्ध चल रहा है, इसमें बाजी मारता हुआ तो पाकिस्तान दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो ही बीच में मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये बातें जो है कोरी बातें हैं, असलियत क्या है ये आज के पॉडकास्ट में आप जानेंगे लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला सर से। पॉडकास्ट जो मैंने किया था उसका पार्ट 2 आप लोगों के सामने है। भारत को कितनी तैयारी कर लेनी चाहिए ताकि ऐसी कोई भी स्थिति भारत के सामने अगर आए तो वो ठीक ढंग से निपट सके, ये बखूबी सर ने हमें समझाया है। आप एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स पर पॉडकास्ट देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है अपने चैनल, तो प्लीज आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे लंबे पॉडकास्ट को यहाँ कुछ छोटे पार्ट्स में आप लोगों के सामने हम लेकर आते हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं इस पॉडकास्ट का पार्ट 2। मैं एक चीज और आपसे समझना चाहती हूँ सर, पर बहरहाल पहले मैं वो कह दूं जो मैं कहना चाहती थी कि ये बड़ा अच्छा है, खुशकिस्मत पूरी दुनिया है कि अमेरिका में लोकतंत्र है। अभी भी ट्रम्प साहब डर रहे हैं कि उनके देश के लोग ये नहीं चाहते हैं, नहीं तो फिर वो तो इतने सिरफिरे हैं। मैं आपको लोकतंत्र की खूबी बताता हूँ। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रम्प साहब ने एक ट्वीट की थी, वेरी यूज दैट एफ वर्ड एंड बी वर्ड, गाली गलौज की थी। सो दिस रिपोर्टर आस्क्ड हिम कि मिस्टर ट्रम्प, in your tweet you have used the F word and the B word. He says, yes, I've used it because they are animals, Iranians ke bare mein. He says, sir, but many people think that because you use the F word and the B word, you yourself need a mental health checkup. Yeah. Democracy ki Which right. reporter in any country will have the guts to ask the head of state on his face? आप देख लेगा कि it is there. हाँ, ठीक बात है। So this is it. उनके साथ के लोग, टकर कार्लसन, क्या नाम है, मेगन केली, ये मागा मूवमेंट के हिस्से। टकर कार्लसन ने कहा, यूजिंग सच वर्ड्स ऑन ईस्टर डे इज अनप्रेसिडेंशियल। ईस्टर को उन्होंने इस्तेमाल किया। हाँ, नहीं तो वहाँ पे हर बॉडी काउंट की वैल्यू है, अमेरिका वाले करते हैं, वरना अभी तक तो ट्रम्प साहब ने फौज उतार दी होती, कत्लेआम हो गया होता। टकर कार्लसन क्या है? टकर कार्लसन इज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, बट ही वाज अ रीजन why Trump used him in his campaign. Because Tucker Carlson came to his side, Joe Rogan came to his side, his popularity grew. अब वही लोग जो हैं उनका ये मानना है। बट देखिए एक और तबका भी है, वी मस्ट बी फेयर। एक तबका ये है अमेरिका में, वो ये कहता है कि भाई हमने ईरान के साथ जंग नहीं शुरू की थी, विच इज़ नॉट टोटली करेक्ट, क्योंकि इन्होंने कू करवाया था। बट वो कहते हैं वो जो रेवोल्यूशन था 1969 का, 1979 का, आपने यूएस एम्बेसी को 1 साल तक हॉस्टेज रखा, फिर उन्होंने 300 मरीन्स को मारा लेबनान में। ट्रम्प साहब पे खुद निजी हमला हुआ, ईरान ने करवाया। जो पुराने इनके सेक्रेटरी स्टेट हैं, माइक पॉम्पियो वगैरह, उन पे हमला हुआ है। तो ईरानियंस, और आप करीम सज्जादपुर हैं, एक ईरानियन अमेरिकन, ही सेज कि मिस्टर खतामी जो पुराने ईरान के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने उनको बताया एक दिन कि खमेनी साहब ने कहा था, खमेनी जो अभी सुप्रीम लीडर जिनका देहांत हो गया, कि खमेनी साहब ने कहा था कि भाई एन एंटी अमेरिका स्टैंस लाइज एट द हार्ट ऑफ आवर रेवोल्यूशन। तो ये जो इनकी दुश्मनी है बड़ी गहरी है। एंड अमेरिकन्स आर सेइंग कि भाई बाकी पुराने प्रेसिडेंट सभी बोलते थे, किसी ने हिम्मत नहीं की थी, ट्रम्प साहब ने हिम्मत दिखाई है। So I am just presenting to you the Israeli perspective and the American perspective without commenting on the rights or wrongs. But this is it. So many people in America think कि भाई ट्रम्प ने जो हिम्मत दिखाई, ये मैं आपको बता दूँ, just from I am a military man, very few politicians would take the risk that Trump took. Venezuela के strike में lot of things could have gone wrong. It was a very daring strike. Especially यहाँ पे आप देखिए वेनेजुएला के। मुझे सुन के ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ये प्रेज कर रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि हम इसको इस नजरिए से नहीं देखते हैं। मैं प्रेज क्या कर रहा हूँ? आई एम प्रेजिंग देयर मिलिट्री कैपेसिटीज, आई एम प्रेजिंग रिस्क टेकिंग। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ या मैं समझाता हूँ मैं क्यों प्रेज करता हूँ। जस्ट फ्रॉम द मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू, कीप द पॉलिटिक्स असाइड, मदुरो को निकालना था या नहीं निकालना था, यू कीप इट असाइड। वंस अ डिसीजन हैज बीन टेकन कि भाई मदुरो को निकालना है, अभी ये इस पे निर्भर है कि भाई आपके पास सैन्य क्षमता है कि नहीं। अब आप उस सैन्य क्षमता देखें, उसका कमाल देखें, एंड द पॉलिटिकल रिस्क। Maduro was in a military compound.
ही वॉज नॉट कि कहीं नॉर्मल सिविल एरिया में, इन अ मिलिट्री कंपाउंड। उनके साथ जो बॉडी गार्ड्स थे वो वेनेजुएलन्स नहीं थे, क्यूबन्स थे, हाई क्वालिटी बॉडी गार्ड। इन्होंने उसको जब निकालने का निर्णय लिया, दे वुड हैव बीन ग्रेट मिलिट्री रिस्क। 10 लोग, द वन हेलीकॉप्टर वाज शॉट, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जब निकल रहा था इट वाज शॉट, उनके पायलट को गोली लगी, पैर में गोली लगी। अगर 6 इंच ऊपर लग जाती दैट होल हेलीकॉप्टर वुड हैव गॉन, 10-20 पीपल वुड हैव डाइड, देयर वुड बीन पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। तो मिलिट्री क्या कहती है साहब देखिए ये ऑप्शंस हैं, हर ऑप्शन में ये रिस्क है, मान लीजिए 10%, 20%। नाउ द पॉलिटिशियन ओन्स द रिस्क। Many politicians will not take the risk. Trump took the risk, and it was a fabulous success. So I'm praising him in that limited manner. Where I'm criticizing him is कि भाई एक हफ्ते में ये कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी. That was your golden off ramp. And now while I'm deeply criticizing him, मैं उनकी अब घोर निंदा कर रहा हूँ, इस बात पे कर रहा हूँ कि इसको आप हद से ज़्यादा बढ़ा रहे हैं. So my appreciation and critique is qualified. आई एम जस्ट सेइंग पॉलिटिकल रिस्क टेकिंग ऐसे बहुत कम लोग करते। ये जो अभी एयरमैन वाला हादसा हुआ था ना, इनके जब वो F-15 गिरा और एयरमैन को निकालना था, अरे 215 जहाज लगाए, अगेन रिस्क। आप मान लीजिए कि हमारे एरिया में चीन आते हैं, दिल्ली में लैंड करके 2 बंदों को उठा ले जाते हैं, एडी कितने खतरे हैं वो। दैट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑन अमेरिकन मिलिट्री प्राविस एंड ट्रम्प्स रिस्क टेकिंग। वो एक है। मैं अभी तक भी पता नहीं क्यों इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं मैं क्यों इसको समझ नहीं पा रही हूँ। ठीक है, आपने प्रेज किया और उनका जो क्वालिफिकेशन है, अगर मैं बोलूँ लेमैन वाली भाषा में, तो वो मुझे समझ आया। मैं चाहती हूँ मेरे व्यूअर भी मुझे कमेंट करके बताएं। लेकिन एक सिरफिरा होना और एक सोच समझ के रिस्क लेना, दोनों में क्या फर्क नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, ये मैं बड़ी दार्शनिक किस्म की हूँ सर, मेरे पास ताकत है तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि मैं अपने से कमजोर हर मुल्क के ऊपर जो चाहूंगा वो करूंगा? न मेरे मुल्क के लोग मुझे कुछ बोल सकते हैं, न विश्व में मुझे कुछ कोई बोल सकता है। वो जो दानव और दैत्य और देवताओं की जो कहानी हमने सुनी है, मतलब ये तो रावण और राम के बीच का जो फर्क होता था वो है। तो आपने उनकी सैन्य ताकत का जो जिक्र किया और तारीफ की, वो मैं एक बार को भले भी मान लूं, पर मुझे ये बड़ा सिरफिरा किस्म का नेता लगता है ट्रम्प, और जो लोग बोलते भी हैं, तो इसलिए शायद मैं इसको हजम नहीं कर पा रही सर। देखिए, मैं आपको यथार्थ बता रहा हूँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। वाई हैव ट्रम्प एंड नेतन्याहू सक्सीडेड? बिकॉज दे आर आउटलायर्स इन अ कन्वेंशनल वर्ल्ड। वो सिरफिरे हैं इसीलिए सक्सीड कर रहे हैं। मैं बात मानती हूँ आपकी। इन अ कन्वेंशनल वर्ल्ड दे आर आउटलायर। दूसरी जो आपने सैन्य शक्ति की बात की, चाणक्य ने क्या कहा था? ही सेड, शास्त्र को भूलोगे तो संस्कृति खो दोगे, शस्त्र का त्याग करोगे तो राष्ट्र ही खो दोगे। सो ही सेड दैट कीप योर इंस्ट्रूमेंट ऑफ फोर्स प्रिटी सेंट्रल टू योर स्ट्रेटेजिक कैलकुलस, रिसोर्स इट, बट उसका इस्तेमाल जो है विवेकपूर्ण ढंग से होना चाहिए। अब वो विवेकपूर्ण निर्णय कौन लेंगे? योर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। मैं ये मानता हूँ कि आप क्षमताएं बढ़ाएं, दे एक्सपैंड पॉलिटिकल ऑप्शंस, बट द यूज इज अ पॉलिटिकल डिसीजन। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हाँ। हम पे भी आतंक हो रहा है। हमने इस बार किया सिंदूर। मान लिया आप प्रधानमंत्री हैं और मैं जनरल हूँ, और आप मेरे को 3 साल बाद हुक्म करती हैं कि हफीज़ सईद को उठा लाइए। द पॉलिटिकल डिसीजन इज योर्स। आई शुड हैव द मिलिट्री कैपेसिटी। अब आप बताएं इसको दार्शनिक तरीके से क्या देखती हैं आप? इज इट सेल्फ डिफेंस? बिल्कुल। तो फिर वही ट्रम्प साहब ने किया। बट मैं ये कह रहा हूँ, क्रिएट कैपेसिटीज बिकॉज दे एक्सपैंड पॉलिटिकल ऑप्शंस। जो राजनीतिक विकल्प हैं वो बढ़ते हैं। अगर आप में कैपेसिटी नहीं है, एलियो स्पेस में आपने इन्वेस्ट नहीं किया, आप निकाल ही नहीं सकते हैं हफीज सईद को। सो द मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी टेक्नोलॉजिकली इनेबल्ड, टेक्नोलॉजी से लेस होना चाहिए, सोफिस्टिकेटेड, कैलिब्रेटेड, पैना होना चाहिए। इट्स यूज इज इन द पॉलिटिशियंस हैंड्स, यूज इज नॉट इन द मिलिट्रीज हैंड। डैन केन साहब क्या कहते हैं कि भाई मेडुरो को निकालना है, दीज आर द रिस्क्स, these are the opportunities, this is the percentage of success. Mr. President, you decide. अब ये हमारी पूरी बातचीत को फिर मैं अब पूरा मोड़ के भारत के ऊपर लेके आती हूँ। जब ये चर्चा उठी है, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, हमने देखा ड्रोन वॉरफेयर कैसे इस युद्ध में बड़ा कामयाब रहा, और क्योंकि अभी आपने शाही ड्रोन की बात की, सीधा सवाल मेरा ये कि क्या भारत के पास ड्रोन वॉरफेयर है? क्या ईरान की
से तुलना अगर हम करें तो उस स्तर का हमारे पास ड्रोन वॉरफेयर है? और क्या हमारे ऊपर अगर कल को ऐसा कोई हमला हो, बड़ा हाइपोथेटिकल हालांकि ये सवाल है, तो हम भी इस तरह से जवाब दे पाएंगे ईरान जैसे? तो हमने तैयारियां शुरू की हैं, बट उनमें तेज़ी लानी है। अभी आर्मी हैज़ अनाउंस्ड अ विजन फॉर ड्रोन्स एंड ऑल दैट, बट तेज़ी उसमें लानी है। वी आर बिहाइंड। अब देखिए, सिर्फ ड्रोन्स का खेल नहीं है, ये खेल जो है, दिस इज ऑफ ड्रोन्स, AI, क्वांटम, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, मिलिट्री ऑटोनॉमी वगैरह वगैरह वगैरह। इट इज़ AI इन द स्टॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजीज। देखिए यूक्रेन में क्या हुआ, बड़ी अच्छी कहानी है, रोमांचक कहानी है। यूक्रेनियन भी आम लोगों की तरह थे, मस्ती कर रहे थे, उनको पता नहीं था कि भाई रशिया का हमला होगा। मैंने आपको बताया, एयरफोर्स नहीं थी, नेवी नहीं थी, और हमला हो गया साहब। अब हमला हो गया, उनको पता नहीं था क्या करना। तो ड्रोन्स जो हैं उस समय 2021-22 में शादियों में इस्तेमाल होते थे। किसी ने वहाँ से 5-6 ड्रोन्स उठाए और कहा अगर ये शादी में सर्वेलेंस कर सकते हैं तो लड़ाई के मैदान में क्यों नहीं। तो उन्होंने भेजे 2-3 किलोमीटर, और वो कुछ मतलब वो कैमराज वगैरह में कुछ कैप्चर हुआ। ग्रेजुअली दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग। इन्होंने बैटरीज में लगाई, तो बैटरीज में जो रेंज पहले 2 किलोमीटर थी, अभी 2500 किलोमीटर। जो पिछला स्ट्राइक हुआ था स्पाइडर वेब में, वो मॉस्को के निकट जाके मारा था उन ड्रोन्स ने। धीरे धीरे AI एनेबल्ड चिप्स, कैमराज में बढ़ोतरी हुई। जब रशिया ने GPS जैम किया, सो दे फाइनली रियलाइज दैट दे हैव टू क्रिएट एज कंप्यूटिंग कैपेसिटीज। आज जो ड्रोन्स हैं, अगर GPS डिनाइड एनवायरनमेंट में भी दे कैन ऑटो नेविगेट, दे कैन ऑटो सेलेक्ट टारगेट्स। वो टारगेट्स का चयन खुद करते हैं बिकॉज ऑफ AI एंड ऑल दैट बिट। आज ये हालत है कि इस साल यूक्रेन हैज़ बॉट 8 मिलियन ड्रोन्स, मोर देन द आर्टलरी दे फायर्ड लास्ट ईयर। और एक ऐसा डिजिटल किलिंग वेब्स तैयार हुआ है AI के ज़रिए, पैलेंटियर का AI गॉथम सॉफ्टवेयर है, उसके ज़रिए कि साहब, if from detection of a target till kill, the time is 6 minutes. It is a digital killing web, dronery enabled AI driven digital killing web. तो मैं पहली पेशकश ये करता हूँ कि ये जो ड्रोनरी एनेबल्ड AI किलिंग वेब है, इसको LC और LAC मिलाएं, हमारा जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, और देखिए क्या क्षमताएं बढ़ेगी। शहजाद ड्रोन $35,000 का है, सिंपल एक ट्विन इंजन है और कुछ 35-40 कंपोनेंट है। अगर ईरान जैसा देश शहजाद ड्रोन तैयार कर सकता है व्हेन इट इज़ अंडर सैंक्शंस, मैं कह रहा हूँ आप 40,000 करोड़ दें, एक साल में हमारे पास 1 लाख ड्रोन्स होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें, लुक एट टुडे द ओनली थिंग मोर एक्सपेंसिव देन ऑयल इन वेस्ट एशिया इज एयर डिफेंस। आप देखिए वहाँ कैसे हमले हो रहे हैं। ये दुबई वगैरह में लोगों ने क्या सोचा था, दुबई में लोग ये सोचा था यार ये देखिए बाकी जो है ना ये लड़ते रहते हैं, हम यहाँ आराम से अपना AI बनाएंगे, लॉजिस्टिक्स सब कॉन्फ्रेंसेस करेंगे। क्या हुआ, चाणक्य, इफ़ यू निगलेक्ट योर इंस्ट्रूमेंट ऑफ फोर्स, सी व्हाट हैपेंस। रशिया की इकॉनमी इज $2 ट्रिलियन, यूरोप इज $21 ट्रिलियन। जीत कौन रहा है? रशिया। तो पे हीट टू चाणक्य, पे हीट टू विवेकानंद, जिन्होंने कहा साहब देश जो है अखाड़ा है, तो आपका जो दार्शनिक शास्त्र है उसमें एक सैन्य कंपोनेंट भी होना चाहिए। एंड नॉट फॉर ऑफेंस, फॉर डेटरेंस, निवारण। मेक योरसेल्फ सो स्ट्रांग दैट चाइना डेयर नॉट लुक एट यू। आई एग्री विद यू टोटली, वी हैव नो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एम्बिशंस, बट मेरा ये मानना है, मेरा दार्शनिक शास्त्र ये कहता है दैट विद पाकिस्तान हैव कॉम्बैट ओवर मैच। ऐसी शक्ति हो कि वो हिम्मत ना करे, एंड विद चाइना हैव एसिमेट्रिक इनोवेशन, जैसे यूक्रेन ने किया है, ईरान कर रहा है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की बुनियाद पर। तो ये जितने जो युद्ध हो रहे हैं, इन पे दो भारत के संदर्भ में देयर आर 2 लेसन्स। लाइक द इजरायलीज एंड द अमेरिकन्स हैव कॉम्बैट ओवर मैच विद पाकिस्तान, एंड लाइक यूक्रेन एंड द इरानियंस हैव टेक्नोलॉजिकल एसिमेट्री विद चाइना। आई थिंक दैट इज अ डायरेक्ट, और इसको आप अपनी दार्शनिक शास्त्र में भी शामिल कर लें। चाणक्य इज ऑल्सो अ थिंकर। देखिए एक और बात है, आई विल वांट टू टेल योर इंडियन ऑडियंसेस। हमको ये बताया गया था कि इंडिया इज ओनली अ लैंड ऑफ स्पिरिचुअल थिंकर्स।
We've had some great spiritual thinkers, and I respect them as you respect them. But we also forgot that India also was a land of hard-nosed realists. Chanakya, Swami Vivekananda. What is Sam, Dam, Dand, Bhed? It is national interest by means fair or foul. तो ये जो हिस्सा है दार्शनिक शास्त्र का, इसको भी, इस पर भी तवज्जो देनी चाहिए. एंड फॉर व्हाट? सिर्फ डिफेंस. वी हैव नो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एम्बिशन. अगर आप कमज़ोर होंगे, आपकी आंख में सब उंगली डालेंगे. ठीक बात. पाकिस्तान को देखिए. पाकिस्तान इकोनॉमी इज़ 1/10 ऑफ आवर साइज. कोई कहता है कि उसकी इकोनॉमी जो है बॉम्बे की स्टॉक एक्सचेंज से कम है. और फिर भी मतलब आतंक मचा के रखा था इतना, टिल वी गिव इट बैक टू देम इन सिंधु. सो पाकिस्तान पंचेस अबव इट्स वेट. वी पंच बिलो आवर वेट. I am saying we must punch in accord with our weight. We are the 4th largest economy, going to be 3rd largest. लोई का जो पावर इंडेक्स है कहता है इंडिया इज नंबर 3 इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर. हमारे ऊपर 2 ही देश हैं, यूएसए और चाइना. वी हैव लॉट ऑफ वेट एंड इन्फ्लुएंस. प्रभाव है हमारे पास, तकनीकी क्षमता है. दैट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू पावर. उसकी तब्दीली होनी है शक्ति के रूप में. बट I keep saying technologically enabled, technology से less, calibrated, focused, and always under political control. देखिए आज प्रॉब्लम क्या है. चीन की जो फौज है, जी साहब had to sack 100 generals. sack किया उन्होंने 100 generals. पाकिस्तान में तो राज आसिम मुनीर का है, शहबाज शरीफ follows. India, you're in a happy space. Your army is under total political control. जो राजनीतिक नियंत्रण है वो संपूर्ण है फौज पर. सो फौज ओनली हैज कैपेसिटीज एंड एडवाइस. डिसीजंस आपके हैं, तो उसको मजबूत करें. इस्तेमाल जब करना है आप करेंगे. आई थिंक दैट इज द वे वी शुड लुक. हम लगातार ये कह रहे थे कि भारत विश्व गुरु बनने की राह पर है, भारत विश्व गुरु है. मुझे याद है सर, जैसे ही 28 फरवरी को ईरान के ऊपर हमला हुआ, उसके 6 से 7 दिन के बाद हम जीडी बख्शी साहब का पॉडकास्ट करने गए और उन्होंने उस समय ही ये बात कही थी कि मोदी जी इजराइल के करीब हैं, मोदी जी अमेरिका के करीब हैं, मोदी जी ईरान से बात कर सकते हैं. तो ही इज़ द लीडर पूरे वर्ल्ड में अभी अकेले जो इस युद्ध को समाप्त करवा सकते हैं. अब हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर बैठ के शांति वार्ता हो रही है. तो वो जो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि मौके पर चौका तो पाकिस्तान ने मार लिया, आपको भी लगता है ऐसा कुछ है? देखिए हुआ क्या है इसमें. फॉर सम रीजन ट्रम्प टुक अ लाइकिंग टू आसिम मुनीर. उसकी शुरुआत यहाँ से होती है. एक चीज़ तो हमको ज़रूर माननी पड़ी कि जो वॉशिंगटन के दरवाजे शहबाज शरीफ के लिए आसिम मुनीर ने खोले. आई वॉज इन वॉशिंगटन इन द सेम वीक जब आसिम मुनीर साहब को ट्रम्प साहब ने लंच पे बुलाया था. मैं कार्नेगी के साथ गया था. तो आई ऑब्जर्व कि वही इट वॉज नॉट दैट ट्रम्प वॉज लंच्ड बाई और मुनीर वॉज लंच्ड बाई ट्रम्प. ही वॉज द टोस्ट ऑफ ऑल वॉशिंगटन थिंक टैंक्स. So why are we under-invested in military diplomacy? ये एक वाजिब सवाल है. We should have presence in CENTCOM, IPACOM, Washington, Brussels. Military diplomacy का अगर हम और इस्तेमाल करेंगे, विवेकपूर्ण इस्तेमाल, हमारी जो देश की साख है वो बढ़ेगी. That is a point. But the other issue is कि भाई, if I was Trump, who would have been a better mediator? India with all its power, gravitas, or Pakistan? पाकिस्तान. No, India. अब पाकिस्तान क्या कर रहा है? उन्होंने you're right, he has selected Pakistan, and the reason is what? Pakistan has a equation with it is not with Israel, so it is acceptable to everybody else because it is not with Israel. Munir has this personal equation with Trump. और पाकिस्तान और चीन के भी पुराने रिश्ते हैं. बट द फैक्ट इज कि लेट मी से एन इंडियन, मुनीर साहब रिकमेंडेड ट्रम्प फॉर द नोबेल प्राइज ट्वाइस. ही कैन डू इट. कैन एन इंडियन पॉलिटिशियन डू इट? आई कांट डू इट. नेवर. आई डोंट यूज द वर्ड. जो छोटा आदमी होता है वो अपने खेल खेलता है, हमें अपने खेल खेलने. सो एट द मोमेंट
we have maintained a strategic distance. It is the reality. We have to acknowledge it. But in the long run, Pakistan is a pest. Pakistan is no match for us. So in the long run, it will not matter. ये चीज़ें पिछली बार कितनी बार हो चुकी हैं. We have a role of our own. My only quarrel is when we under-invest in our own capacities. Today, why don't we have 1 lakh Shahid drones already? Why don't we have, जो मैं कह रहा था, ये drone re-enabled, AI-enabled frontiers along the LC, LAC. हमारी और कोई प्रॉब्लम नहीं है जब हम खुद ही चीज़ों को टाइम से नहीं करते हैं, उस एनर्जी से नहीं करते हैं. दैट इज़ द प्रॉब्लम. We should never compare ourselves with Pakistan. If at all we need to compare with anybody, it is China. Pakistan is a pest. I told you. उनकी इकोनॉमी जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से कम. राइट. अब ये करते रहें, उनको मुबारक. बट यू कैन ग्राव एट द मोमेंट. बट डज अमेरिका नो, जैसे मैंने आपको बताया, दैट दे आर ग्रोइंग द पाकिस्तानी स्नेक इन देयर ओन बैकयार्ड. पहले भी तो दोस्त थे. उसामा बिन लादेन कहाँ मिले थे? एबटाबाद में. वो उनका चरित्र है, हमारा चरित्र अपना है. वी डोंट डू दी स्मॉल थिंग्स. बट आई डोंट ग्रज. अगर उन्होंने करना है डिप्लोमेसी, बढ़िया. बट वी हैव टू सी हाउ आवर डिप्लोमेसी शुड गेट ग्रेविटास. अब ये कुछ हो गया. मतलब ट्रम्प टुक अ लाइकिंग टू मुनीर. होता है. बट ट्रम्प साहब 2 साल तक हैं. मैं ये पूरा वाकया जब शुरू हुआ ईरान अमेरिका वॉर का, तो मैंने जो पहला पॉडकास्ट किया था वो वाइल अवध सर हैं, जो कि ऐसी वॉर वाली सिचुएशन में रिपोर्टिंग कर चुके हैं, जर्नलिस्ट हैं बहुत सीनियर, और वेस्ट एशिया एक्सपर्ट भी वो हैं. उनकी तरफ से मुझे ये सबसे पहले कहा गया था कि अमेरिका किसी पे भी हमला कर सकता है. अब ये जब पूरा मामला ठंडे बस्ते में जाएगा तो अमेरिका फिर एक नया शिकार ढूंढने की कोशिश करेगा, जो हमेशा से फितरत रही है अमेरिका की. और उनकी तरफ से ये कहा गया कि अमेरिका भारत पे भी हमला कर सकता है. आप ये ना समझें कि आप बड़े सेफ हैं, आप न्यूक्लियर पावर हैं. उनके उस बात का मैं आपसे जवाब लेना चाहती हूँ कि क्या वाकई ये संभव है? क्योंकि हम तो यही मान के चल रहे हैं कि हम वर्ल्ड की 4th इकोनॉमी है, 3rd बहुत जल्द हो जाएंगे, न्यूक्लियर पावर है हमारे पास. तो क्या ऐसा संभव है कि अमेरिका भारत पर हमला करे? देखिए, मेरा ये मानना है कि वी मस्ट फोकस नॉट ऑन इंटेंट बट ऑन कैपेसिटीज, बिकॉज इन capacities take generations to create, intent changes overnight. तो 1950 में नेहरू साहब ने यह आंकलन लगाया कि भाई चीन हम पर हमला नहीं करेगा. इंटेंट, and therefore neglected capacities. I am saying create capacities. Move from threat based to a capacity based approach. So अभी तो कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं कि यूएसए हम पे कुछ करेगा. कल का किसी को नहीं पता. So I am saying create your capacities. What kind of capacities? आप अपनी ये जो मैंने बताया LC LAC को मजबूत करें, एयर डिफेंस को मजबूत करें. सुदर्शन चक्र की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, क्या है? यही तो है. LC LAC को मजबूत करें, AD को मजबूत करें, ड्रोन मिसाइल फोर्स. हमारी जो मिसाइल फोर्स है, वी शुड हैव द कैपेसिटीज टू हिट द चाइनीज हार्टलैंड. ये नहीं कि हम मारेंगे, कैपेसिटी है. मैं तो ये कहता हूँ वी मस्ट हैव ग्लोबल प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेसिटी. हमारी मिसाइल जो हैं दुनिया के हर कोने तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि कुछ पता नहीं क्या हो जाए. सो इन्वेस्ट इन कैपेसिटीज एंड वी मस्ट डू दैट. वी हैव द कैपेसिटी, वी हैव, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, साइंटिस्ट हैं, टैलेंट है. अब आप देखिए जो चोक पॉइंट कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, दिस इज़ द टाइम फॉर अस टू टर्न टू द सीज. हमारी जो इंडियन ओशन रीजन है, हमारी नेवी शुड बी एबल टू इन्फ्लुएंस द हॉर्मुज. इट शुड बी एबल टू कंट्रोल मलक्का. एंड ये जो पूरा IOR है, इट मस्ट बिकम इन A2AD जिसे कहते हैं, एंटी एक्सेस एरिया डिनायल. उसको आप ड्रोन से लेस करें, मिलिट्री ऑटोनॉमी से लेस करें. तो मैं हमेशा ये कह रहा हूँ दैट वी मस्ट इंक्रीज आवर स्ट्रेटेजिक मिलिट्री टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटीज. और सिर्फ सैन्य शक्ति नहीं, आप चीन को देख लें. 2003 और 2007 के बीच में अमेरिका was leading in 60 out of 65 of emerging critical technologies. जितनी टेक्नोलॉजी ना AI मिला के, अमेरिका was leading in 60 out of 65. फिर चीन ने किया 1000 talents plan, diaspora strategy. Today it leads in 57 out of 65. Should India lead in at least 20 out of 65?
तो आई एम सेइंग कैपेसिटीज, वाई टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटीज, बिकॉज एआई से आपको सिविलियन क्षमताएं मिलेंगी, सैन्य क्षमताएं मिलेंगी. दे आर ऑल ड्यूल यूज, दे ऑल लाई एट द कस्प ऑफ सिविल मिलिट्री फ्यूजन. सो ग्रो टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटीज, ग्रो मिलिट्री कैपेसिटीज, बट फॉर deterrence. We will not use them on anyone. But if the need arises, we must deter the United States also. It's not to be used against anyone. Just like the Americans have a global presence. अब we are now in the big league. पहले हम नहीं थे. मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, 4th largest economy. And when you are in the big league, खतरे भी बढ़ते हैं. बिग लीग में भाई चीन की क्या सोच है क्या पता, अमेरिका की सोच है क्या पता. सो सिंस वी आर इन द बिग लीग, वी हैव टू स्टेप अप आवर गेम. आज जब मैं अप्रैल 2026 में आपसे बात कर रही हूँ, मैं अगर आपको नंबर देने के लिए बोलूँ, मैं नहीं जानती है कितना आसान होगा आपके लिए, कितना मुश्किल होगा. तो 2 कैपेसिटी की आपने बात की. पहले अगर मैं टेक्नोलॉजी कैपेसिटी की बात करूँ तो आप 10 में भारत को कितना नंबर देंगे? तो मैं आपको क्यों नंबर दूं. एक एसपी का टेक्नोलॉजी ट्रैकर है, उसको आप देख लें, जिसकी मैं जिक्र कर रहा था. सो टुडे चाइना लीड्स इन 57 आउट ऑफ 65 टेक्नोलॉजी. वी आर इन द फर्स्ट 10 इन 2 और 3, फर्स्ट 10. तो मैं ये कह रहा हूँ, हकीकत तो यही सामने, यथार्थ किसी के सामने है नहीं. वी शुड नाउ pick up at least 20 technologies and say in the next 5 years we'll become number 1. Keep practical goals and then grow on them. मैंने आपको यथार्थ बता दिया और यही बताया होना क्या चाहिए. अब देखिए, इनमें चुनौतियाँ भी हैं. इट इज़ जस्ट नॉट सैंड मिलिट्री टेक्नोलॉजीज. आप ये देखें, जो चाइना की मैन्युफैक्चरिंग, सिविल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ थी चाइना की 2002 में, दे वर हाफ ऑफ दैट ऑफ यूएसए. फिर उन्होंने मेहनत की, 2022 तक दे बिकेम ट्वाइस दैट ऑफ यूएसए. इन कॉन्सिक्वेंस टुडे चाइनाज मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इज 5 to 6 times मोर एफिशिएंट देन यूएसए. मैं बात क्या रख रहा हूँ आपके सामने कि बुनियादी मसला ये है कि आपको अपनी सिविल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ बढ़ानी है. जब तक सिविल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ में तब्दीली नहीं आएगी, आपकी जो सैन्य कैपेसिटीज़ हैं वो नहीं बढ़ेगी. दोनों को साथ चलना है. तो मैंने एक किताब लिखी है अभी, सिविल मिलिट्री फ्यूजन. हमारे यहाँ क्या है, वी हैव ग्रोन इन सिविल मिलिट्री साइलोज, वी हैव टू फ्यूज दोज साइलोज. देखिए चीन ने किया कैसे, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ. आपने BYD कंपनी का नाम सुना है? BYD कंपनी जो कार बनाती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह. 10 साल पहले चीन के पॉलिट ब्यूरो, जो उनके पॉलिटिकल बॉसेज हैं, उन्होंने BYD के बॉस को बुलाया, CEO को, और कहा टेस्ला को हराना है, एलॉन मस्क का टेस्ला, उसको हराना है 10 साल पहले. तो ये लोग गए, इन्होंने कहा साहब जो टेस्ला है उसका R&D बजट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट इज़ $5 billion. पॉलिट ब्यूरो से टेक $15 billion. अब $15 billion को लेके इन्होंने 110 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स तैयार किए हैं. BYD एक कंपनी ने 1,20,000 इंजीनियर्स हैं जो सिर्फ R&D कर रहे हैं, सिर्फ R&D. और उसके परिणाम स्वरूप आज आप देखें कि जो 3 सेगमेंट्स हैं, बैटरीज, BYD इज़ फार बेटर देन टेस्ला. AI पीछे हैं, रोबोटिक्स दे आर 10 times ahead देन टेस्ला. दिस इज हाउ कंपटीशन, ये प्रतिस्पर्धा है. वी हैव टू डू दिस काइंड ऑफ कंपटीशन. USA today spends $975 billion on R&D every year. $700 billion comes from the private sector. China spends $545 billion. हमारा जो टोटल खर्चा है $30 billion से भी कम है. प्राइवेट सेक्टर तो है ही नहीं, वो चूस नहीं मांगता रहता है सरकार से कि पैसे दे दो. वहाँ $700 billion comes from the private sector. Everybody has to show vision. दूरदर्शिता सिर्फ सरकार का काम नहीं है, प्राइवेट सेक्टर का भी है. ठीक बात. तो ये सब करना है अगर वी हैव टू बिकम विश्व बंधु या विश्व गुरु. सिर्फ कहने से हम नहीं बनेंगे. जैसे मैंने कहा, एंड आई वांट टू रीट्रेट दिस, इंडिया हैज़ ग्रेट वेट एंड इन्फ्लुएंस. हैं हम वहाँ पे. आप हमारी पॉपुलेशन ले लें, टेक्नोलॉजी टैलेंट ले लें, वी आर देयर, बट वी हैव टू कन्वर्ट दैट. किशोर महबूबानी कहते हैं that if Indians in India, the ecosystem in India allows Indians to reach 25% of the productivity of their Indian counterparts in USA,
our GDP will be $25 trillion. Indians beat the Chinese in the most competitive laboratory in the world, USA. इंडिया में हमारी जो इकोसिस्टम है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रेगुलेशन, हमको ये सब हटाना है। तो बिल्कुल विश्व बंधु बनने की प्रतिज्ञा होनी चाहिए, विश्व गुरु बनना चाहिए, बट सिर्फ कहने से तो बनेंगे नहीं हम। एक चीज़ मुझे लगता है इसमें मिसिंग रह गई, हालांकि बहुत से लोगों को शायद मेरी ये बात बुरी भी लगे कि हर साल कहीं ना कहीं चुनाव आएगा, फिर उसके बाद फ्रीबीज़ की राजनीति शुरू होगी और वो पैसा शायद जो टेक्नोलॉजी में लगना चाहिए वो शायद दूसरी तरफ चला जाता है, क्योंकि हाथ में पैसा तो चाहिए सर। टेक्नोलॉजी में आपने बताया कि उन्होंने बोला कि एलन मस्क का तो R&D वाला जो खर्च है वो 5 ट्रिलियन है, उन्होंने कहा 15 ले लो तुम हमसे। तो वो शायद एक पैसे की कमी, मैं नहीं जानती कितना, बस एक मेरा अनुमान ये है। आपने कहा तो इस पे भी थोड़ी चर्चा करते हैं। यूरोप कंट्रीब्यूट्स 50% ऑफ द ग्लोबल GDP, मतलब धन है यूरोप में, और सॉरी 19% ऑफ ग्लोबल GDP यूरोप से आता है, बट दे ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू 50% ऑफ सोशल वेलफेयर स्पेंडिंग। So everybody does it. Freebies हर जगह हो रही हैं। यूरोप में भी, so I'm not justifying it, I'm just giving you a comment. China is socialist. पर क्या वो इंडिया जैसी? एक मिनट, वही तो, China is also socialist. भाई वहाँ पे भी जो इन्होंने अभी जी साहब ने पीछे पड़े थे जैकमा वगैरह के, सर भाई he said, he made a statement, we have made enough wealth, now the time has come to convert that wealth into power. अच्छा, तो हमको भी बिल्कुल, मैं आपको मानता हूँ कि फ्रीबीज कम करनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा है, बट द पॉइंट रियली इज़ नॉट ऑफ फ्रीबीज। मैं कल्चर की बात करता हूँ। अगर इनोवेशन का सबसे बड़ा दुश्मन फ्रीबीज नहीं है, रेगुलेशन है। 100 कानून, वो जो स्टार्टअप बेचारे यहाँ 60 फाइल को चेज करता है, वो फाइल कम कर दीजिए। देयर आर अदर इश्यूज। व्हाट स्टॉप्स द प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन R&D? वहाँ फ्रीबीज का क्या सवाल आ गया? जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के जो हॉन्चोज हैं, उनको पता नहीं कि ये अमेरिका स्पेंडिंग 700 बिलियन, इसमें फ्रीबीज कहाँ आ गई? वी टॉक ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कि भाई उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार में संयम होगा। चाइना, देयर इज विशियस कंपटीशन। द बीजिंग मेयर competes with the Shanghai mayor. If you are the Beijing mayor and the Shanghai mayor, my startups will compete with yours. And if my startups win, you get promoted. I get promoted. कंपटीशन, इन सब बिल्कुल फ्रीबीज पे नज़र रखिए, बट ये सब चीज़ों से फ्रीबीज से कोई ताल्लुक नहीं है। कल्चरल चेंजेस, हम हर स्टार्टअप्स को 10 और रेगुलेशन से घेर लेते हैं। ठीक बात। आई एम कोटिंग द प्राइम मिनिस्टर, ही सेड, यू नो, रिलीज द फोर्सेस ऑफ इनोवेशन, एनर्जी एंड एंटरप्राइज फ्रॉम द स्कर्ज ऑफ प्रोसेस एंड प्रोसीजर। नियमों का जाल जो हमने बिछा रखा है, इसको हटाएं और फिर प्रीवियस पे भी नजर डालें। बट एनी कंट्री, हाउ कैन यू निग्लेक्ट द वेरी पुअर? दे हैव टू बी टेकन केयर ऑफ। सम ऑफ देम मे बी फ्रीबीज, बट एवरीथिंग इज नॉट। मेरे और आपके लिए नज़रिए से DTC बस में टिकट देना फ्रीबी है, उस बेचारे के लिए नहीं है, उसका तो रोज का ही है। सो वी हैव टू लुक एट इट in a different manner, and also tackle other things which have got nothing to do with freebies. Right. मैं अब लैंडिंग की तरफ आगे बढ़ते हुए पॉडकास्ट में आपसे फटाफट से, ताकि जो वो चीज़ें जो इतनी लंबी बातचीत में शायद हम ध्यान नहीं दे पाए हैं, वो वापस से रिपीट हो सकें और रजिस्टर हो सकें मेरे दिमाग में, वो वाले सवाल आपसे पूछती हूँ। पहला, ये युद्ध अभी तक जितना चला है और ख़ात्मे की तरफ अगर है, तो फटाफट मैं चाहती हूँ इसका जवाब आपसे। ईरान को क्या हासिल हुआ? ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ मिली, ईरान को एक नई, गॉट अ फ्रेश लीज ऑफ लाइफ, उनके जान में जान आई। अरे दे स्टार्टेड, ईरान टुडे इज अर्निंग 10 times मोर देन व्हाट इट अर्न्ड व्हेन इट वाज अंडर सैंक्शंस। हाँ, तो ईरान हैज गॉट अ फ्रेश लीज ऑफ लाइफ। ईरान ने दुनिया को दिखाया कि साहब हम अमेरिका क्या कर सकते हैं। विल नाउ न्यू फोर्सेस कोअलिस around this new icon, Iran. It's like taking on a superpower. इजराइल को क्या मिला? इजराइल को क्या मिला? उन्होंने खमेनी साहब को निकाल दिया। हाँ, और इतना भर
ये मिला और थोड़ा बहुत भाई इजराइल को 7 अक्टूबर 2023 के मनस्पत बहुत कुछ मिला। ईरान ने घेर रखा था, अब ईरान रक्षा कर रहा है। सो दे हैव गॉट लॉट ऑफ थिंग्स ऑफ दैट काइंड। अमेरिका को क्या मिला? अमेरिका ने अपनी सैन्य क्षमता जो है उसका प्रदर्शन किया, बट राजनीतिक तौर पे कुछ खास मिला नहीं। अब सीखने वाला सवाल आगे मैं आपसे ले रही हूँ, भारत को इस युद्ध से क्या सीख लेनी चाहिए? भारत को इस युद्ध से ये सीख लेनी चाहिए कि जो हम बार बार चीज़ें कहते हैं, आत्मनिर्भरता, सैन्य शक्ति, सुदर्शन चक्र, वी आर सेइंग ऑल द राइट थिंग्स, उनको कार्यान्वित करने में जो तेज़ी दिखानी चाहिए वो हम नहीं दिखा रहे हैं। उस तेज़ी में वी शुड डबल डाउन 5 टाइम्स। अब ये नहीं, देखिए आज क्या हो रहा है, भारत के इतने रेगुलेशन हैं कि हम 2 साल में ये जो ड्रोन्स हैं इसको लेने के लिए 2 साल में RFP निकालेंगे, रिक्वेस्ट फॉर प्रोसीजर। वहाँ पे हर 2 हफ्तों में टेक्नोलॉजी बदली हो रही है। तो RFP कम, टेक्नोलॉजी ज़्यादा, रेगुलेशन कम, इनोवेशन ज़्यादा। हमें ये करना है। पूरे विश्व में इस युद्ध से अमेरिका, ईरान, इजराइल को छोड़ के कोई ऐसा देश है जिसे बहुत कुछ हासिल हुआ? चीन सबसे ज़्यादा फायदा तो चीन और रशिया को। हाँ। बट चीन को सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है। जितना अमेरिका धंसता जाएगा वेस्ट एशिया में, चाइना विल बिकम द सुपर पावर, दैट इज ऑब्वियस। एंड रशिया को मैंने आपको बताया $150 मिलियन हर रोज अभी मिल रहे हैं। वो पैसा कहाँ जा रहा है? आधे से जा रहा है यूक्रेन युद्ध में। रशिया ने भी क्या कोई सीख हासिल की होगी इस युद्ध से? सीखने जैसा कुछ है रशिया के लिए? रशिया के नेवी के लिए, रशिया क्या सबके लिए सीखने के लिए। मैंने आपको जो बताया, द पावर ऑफ सिमेट्री, मिसाइल मैथमेटिक्स, कॉस्ट, also things what the Americans and Israelis do, AI. अब AI कोई, they are not things of the future, they have happened. All targeting in Venezuela and the Gulf happened on AI enabled packages, which means now you are doing your targeting at machine speed. America has engaged 15,000 targets in a month. Pre-AI, it was not physically possible to engage 1,000 targets in a month. These are marvelous developments. ड्रोन्स का कमाल आप देख लें, जो मैंने कहा पूरा कॉस्ट मैथमेटिक्स, वो आप देख लें। बड़ी they're huge lessons to learn. एनर्जी सिक्योरिटी, सडनली एनर्जी सिक्योरिटी, वी सडनली रियलाइज कि हम इतना कह रहे थे बट 60% LPG कतर से आ रहा था। हर रोज मेरे ख्याल से 3 जहाज या 4 जहाज आते हैं, 3 ऑयल के, 1 गैस के, और वो सब फंसे हुए थे हॉर्मुज में। सो वी नीड टू क्रिएट, मैं ये कहता हूँ कि भाई जो हमारा ऑयल गैस रिजर्व्स हैं, वी हैव टू स्टेप डबल डाउन ऑन द टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटीज। वी ऑल्सो हैव रिजर्व्स। ये कब तक हम एनर्जी डिपेंडेंट रहेंगे? हम रिन्यूएबल्स की बात कर रहे थे, क्या हुआ? सोलर, न्यूक्लियर, आई मीन देखिए, एज आई कीप सेइंग, नाउ वी आर इन द बिग लीग। अब हमको हर जगह, हर क्षेत्र में हमको तरक्की करनी है। वी कांट से कि भाई सैन्य तरक्की करेंगे, एनर्जी सिक्योरिटी पे नहीं करेंगे। वी हैव टू इन्वेस्ट इन एवरीथिंग। और हम कर क्यों नहीं सकते? वी आर 143 करोड़ पीपल, स्मार्ट पीपल, टैलेंटेड पीपल। हम क्या कमाल कर रहे हैं हर जगह। USA वगैरह में देख ले, क्रिकेट टीम हमारी क्या कर रही है, आपने जो उसको आज़ाद कर दिया। भारतीयों में क्षमता बहुत है, तो दैट नीड्स टू कन्वर्ट एंड हैपन। वो थोड़ी धीमी गति, आज़ाद करने की ज़रूरत है। आज़ाद, ये रेगुलेशन से आज़ाद करने की ज़रूरत है। There are too many regulations. You have to deregulate. देखिए, मैं आपको एक मिसाल दे दूँ। हाँ. भारत में अगर आप स्टार्टअप है ना, तो यू आर अ वेरी गुड स्टार्टअप, तो मैं आपको बोलूँगा गुड, आप आएँ, सामान बनाएं, ये वो, फिर आपको मैं L1 में फंसा दूँगा। फिर मैं आपको कहूँगा अच्छा 200 करोड़ है भारत में प्रवृत्ति है, 200 करोड़ है, चलो 100 स्टार्टअप में बांट दो। वी आर लाइक दैट। व्हाट डज चाइना डू? इफ़ यू आर अ वेरी गुड स्टार्टअप, मान लिया आप ये बना रही हैं कैमरास, आपके दरवाजे पे एक दिन PLA आ जाएगी, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, और कहेंगे शालिनी जी आपको हम ऑर्डर देंगे कैमरा के लिए। आप बोलेंगे PLA? वो आपको कैमरे के ऑर्डर नहीं देंगे। दे हैव स्पॉटेड योर टैलेंट, एंड नाउ इफ़ यू आर टैलेंटेड दे विल होल्ड योर हैंड टिल कमर्शियल वायबिलिटी। वो आपका हाथ पकड़ेंगे ताकि आप मार्केट खेल सकें। एंड इफ़ यू आर वेरी गुड, ब्रिलियंट, वो बोलेंगे शालिनी जी आप सब छोड़ दीजिए,
मेरे पास आइए, कैमरा को मारो गोली, हम सेंसर्स और सैटेलाइट बनाते हैं, टैलेंट को पकड़ते हैं, स्ट्रेटेजिक। क्यों? हम साथ में ऐसा काम करेंगे कि वो जो अमेरिकी स्टार्टअप जो उभर रहा है ना, उसको हमें करना है। नो L1, look at how they do. We do it from a financial narrow angle, they do it from the strategic angle. अब ये जो सोच है ये हम में लानी है। हमारे जो पूर्वजों ने हमको समझाया था, जब बोला था साम दाम दंड भेद, मतलब यही था, और हम बड़े नौसिखी हो गए, L1 शेलवन में फंसते जाते हैं। सो we need to change our whole outlook in this competitive phase. I keep saying now you're in the big league. यहाँ प्रतिस्पर्धा अलग है। It cannot be those L1 शेलवन दुनिया के। L1 has become a disease. अगर आप सरकार में हो तो you will identify with what I'm saying. It's become a disease of mediocrity. We have to move to H1, best talent, best technologies. वो हमारी सोच जो है बड़ी धीरे धीरे परिवर्तित हो रही, वो नहीं हो रही, उसमें तेजी लानी। उम्मीद मैं करती हूँ, वैसे आपकी बात ऊपर तक सुनी जाती है मैं जानती हूँ, लेकिन वो सुनने के बाद एक्शन भी हो तो फिर बात बने। आपने जितनी सीख बताई है भारत के पर्सपेक्टिव से कि इस युद्ध से हमें, जी सिर्फ मेरी बात नहीं सुनी जाती, सबकी बात सुनी जाती। आप बोलें, मैं आपको तजुर्बे से बता रहा हूँ कि एक चीज़ को कार्यान्वित करने के लिए यू हैव टू सिंग दैट सॉन्ग फॉर 25 ईयर्स। हमने 30 साल गाना गाया तो हमें CDS मिला, अब 40 साल से गा रहे हैं, तो शायद थिएटर कमांड मिल जाए। यू हैव टू कीप सिंगिंग दैट, नॉट मी, आप भी गाएं, जो आपके दर्शक, आपके पॉडकास्ट, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट इन दीज नरेशंस। इफ़ वी स्पीक द ट्रूथ, मेरा कोई पर्सनल एजेंडा तो है नहीं, आपका भी कोई पर्सनल एजेंडा, तो यू मस्ट स्पीक द ट्रूथ सो दैट इंडिया बिकम स्ट्रॉन्ग। और हमको क्या चाहिए? बहुत मज़ा आया सर, खासकर इसलिए भी कि ज़्यादातर पॉडकास्ट हम ऐसे समय में कर रहे थे जब हम समझना चाह रहे थे कि युद्ध में आगे क्या होगा, लेकिन आपसे बात करके ये समझ में आया कि भारत में आगे क्या होना चाहिए। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं भूल गया, सिर्फ युद्ध के चरित्र में परिवर्तन नहीं हुआ है। Not only has the character of war changed, but the business modeling has changed. Business modeling कैसे? पहले ये जितनी सैन्य शक्ति थी, स्ट्रेटेजिक मिलिट्री कैपेसिटीज, ये बनाती थी बड़ी कंपनीज, बोइंग, लॉकहीड। अब कौन बना रहे हैं? स्टार्टअप्स। एक US में स्टार्टअप है पामर लकी, एंड्यूरल, आप गूगल करिएगा। वो छोकरा था 20-22 साल का, छोकरा नहीं मतलब यंग मैन, 20-22 ईयर्स, वो VR हेडसेट से खेलता था। इस साल उसने AI enabled, उस पर ध्यान आप दर्शक दें, AI enabled unmanned stealth platform एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट बनाया है 568 डेज में। हम AMCA बनाते हैं 10 साल में। So look how things are changing. The taxonomy is changing towards talent, startups, क्योंकि उनकी एनर्जी अलग है, बिजनेस एजिलिटी अलग है। हमारे ये बोइंग, लॉकहीड, HAL, ये दे हैव बिकम लाइक लेजी कंपनीज। 3 साल में परिवर्तन करते हैं, वहाँ 2 हफ्तों में परिवर्तन होना। सो वी हैव टू कैच दीज ट्रेंड्स ऑल्सो। आप पढ़ें इसको, दर्शक आपके देखें, पामर लकी एंड ड्यूरल। इमेजिन अ स्टार्टअप, 22 साल 23 साल के लड़के अनमैन्ड स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बना रहे हैं। तो मेरे लिए ये होमवर्क मुझे मिल गया, आपका भी ये होमवर्क है। अगर आप करने वाले हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और पढ़ने के बाद आपको क्या समझ आया वो भी कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट टाइम जब मैं मिलूंगी सर, तो ये जो आपने मुझे होमवर्क दिया है उस पर मेरी राय मैं जरूर आपको बताऊंगी। तो ये जब तक हम मिलेंगे ना, ये होमवर्क ही बदली हो गया होगा। बट थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया और नए एंगल से हमें इस युद्ध को समझाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, ग्रेट प्लेजर शालिनी, थैंक यू वेरी मच।